अब ये हमारा चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 1885 में बिरसा नाम का एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो सारी बीमारी दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को दोगुना कर सकता था, बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीको यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है, क्योंकि गुलाम उस टाइम पे लोगों को बना दिया जाता था। कुछ समय के भीतर ही हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, जो बिरसा कहता वही करते। एक बार ऑर्डर उसने जो दे दिया, सब उसके पीछे पीछे लग जाते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह में छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संस्थान और उड़वाओं भी शामिल थे। ये सभी अपनी आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो गया था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, ये अभी हमें जानना है। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वो बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राजा और आदिवासी के साथ क्या हो रहा था? यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल गया था। अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे कि बिरसा सडनली इतना फेमस कैसे हुआ। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों की रीति रिवाजों और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों को दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब को जो कुटुंब यानी कि मेहमान जो लोग होते थे, बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। बिल्कुल था। आप ये 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, या क्या खाते थे, क्या उगाते थे, कहाँ रहता था, उनका जीने का तरीका क्या था, कौन से भगवान को मानते थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने इन पर भी गुलामी करना चाहा या इनको परेशान करना चाहा, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे अभी। ठीक है। जातीय समूह, बेसिकली यहाँ पर इन लोगों के बारे में बताया गया है। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। ठीक है। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। मतलब एक इंसान है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट जो भी है, गर्मी सर्दी, तो उसको ये सूट नहीं कर रहा तो दूसरी जगह चला जाएगा, वहीं पे खेती करेगा और वहीं पे बढ़ेगा। फिर यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो ऐसे घुमंतु लोग क्या करते थे, तो वो भी ऐसे झूम खेती करते थे। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, क्योंकि अगर पेड़ ऊपर की तरफ होता है ना, तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इस पूरे हिस्से को काट देते थे ताकि जो धूप है वह ज़मीन पर आ सके। ज़मीन पर उसी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, यानी कि खाद बनाते थे उन सबको जलाकर। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी तहत को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे, कुछ नहीं करते थे। उपजाऊ एक ज़मीन बना लिया, यहाँ पे वो जला हुआ राख फेंक दिया, कोई रैंडम ज़मीन कुछ भी किसी शेप का हो गया, जहाँ जहाँ छिड़कते थे वहाँ वहाँ ये दाना छिड़कते थे। ठीक है, इसको जोतने बोतने का काम भी नहीं करना था। फसल उग जाते थे, उसी को ये लोग खाते थे। रोपने की बजाय उसे खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। रास्ते में इसी को खाएंगे, अपने परिवारों को भी खिलाएंगे और आगे भी इसी के सहारे चलते रहते थे।
ठीक है। तो इसको चलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी, मतलब कि खाली पड़ी रहती थी वहाँ पर, क्योंकि जंगलों के साइड था तो आम लोग थे वहाँ पर नहीं जाते थे, तो इसलिए पड़ती रहती थी बहुत सालों तक। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों को जिंदगी जंगलों में बेरकटों, आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह के घुमंतु खेती किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे कि आपने चैप्टर 6 क्लास का जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि लोग पहले क्या करते थे। पूरा जितना भी घुमंतु का है ना, तो ये काम अभी भी वही कर रहे थे। सालना एक पेड़ का नाम होता है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये जो घुमंतु लोग थे वही किया करते थे। इतने तक आप समझ चुके हैं। कुछ शिकारी संग्रहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। पिछले वाले जो 6 के चैप्टर में आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो कुछ जानवर थे जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनको वो दूध के लिए पालते थे, बाकी का शिकार करते थे उनका मांस खाने के लिए, और जंगलों से जो सब्जियां, फल फूल उनको मिलती थी वही खाते थे। तो ये लोग भी सेम काम किया करते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल जो होता है एक तरह का पेड़ है, और महुआ एक फ्लावर होता है वाइट कलर और लिटिल बिट येलो होता है। उसके जो तेल है उसको निकाल कर उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे। इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठी हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब वे स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो ये लोग खोड समुदाय के लोग से ही कहते थे कि आप हमें लाकर दे दो। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे फिर? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। यानी कि अगर किसी को चावल चाहिए तो किसी गेहूं वाले के पास जाएगा इससे गेहूं लेकर, और चावल वाले क्या करेगा, इसको चावल देकर वो उससे गेहूं ले लेगा, या दाल, कुछ हो ऐसी चीज़ें हो गई। तो बदल बदल कर यूज़ करते थे। कई बार तो ये हो गया। अपने कीमती उन उत्पादनों के बारे में ज़रूर एक बार वो सोच लेते थे, चीज़ ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूर चीज़ खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। खेत मजदूर मतलब किसी और के खेत में जाकर काम किया करते थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बैगो औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो चुके थे, रहते भी थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें से लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ही ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य और आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया जाता था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ चलते रहते थे। जब एक जगह घास जो है ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के
लाबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़िए और कश्मीर के बकड़ वाले बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्य पुस्तक में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस मैप में हमें बताया गया है कि इस जगह पर ना आदिवासी लोग के जो समुदाय हैं वो यहाँ पर रहते थे। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। गड्डीवन गुजर, सहारिया, भील तो आज भी है, वान गुजर राठवा, बैगसाय, बंजारा गोड, बंजारा आज भी हैं, कोई बंजारा गोड, माला इरुल, इसके कुछ बच गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। संथाल, मुंडा उरावल, पुराजा, कोया, ये सब उस टाइम पे थे। हांगज, खासी, नागा, रियांग, तो ये सारे लोग यहाँ पर रहते थे। जारवाजा आज भी है, 2023 में भी। ये इसी लैंड पे रहते हैं और यहीं की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस वाले में बताया गया शिखर का वक्त, बुआई या वक्त, नए खेतों के जाने का वक्त। इस वाले को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए कितना ही। जाके इसको पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो, जो पीछे वाला था। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना सर्च कर लो।